कुछ टाइम पहले ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक रील आई थी। तो वो वैसी रील थी जैसे कुछ बंदे होते हैं ना जो स्ट्रीट पे लोगों के इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, रैंडम लोगों के रैंडम ओपिनियंस। तो उसने ना एक अंकल से पूछा, 50-55 के अंकल होंगे मिनिमम, और उसने पूछा कि क्वेश्चन भी बड़ा अजीब था कि व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू लूज अ गर्ल, मतलब एक लड़की को खो देने का सबसे आसान तरीका क्या है। और उस अंकल ने 50-55 के अंकल थे, उन अंकल ने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया होगा, एकदम इम्प्रॉम्प्टू रिप्लाई करा कि भाई तू एक अच्छा इंसान बन जा, लड़की अपने आप तेरे को छोड़ के चली जाएगी। और वो जो पोस्ट थी ना जो इंस्टाग्राम पे डली हुई थी, उसकी एंगेजमेंट बहुत तगड़ी। लड़के जो हैं वो कमेंट्स में अपने दुख गा रहे हैं या पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं। और मानना उनका यही था कि भाई अगर कोई नाइस अच्छा इंसान है ना तो उसको छोड़ के लड़कियां चली जाती हैं, या फिर अगर कोई नाइस इंसान है तो उसको कभी मौका नहीं मिलता। यूजुअली लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो टॉक्सिक लोग हों, जो अच्छे से बिहेव ना करें, मे बी वो एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, गालियाँ गलौज भी करते हों, वो रिलेशन टॉक्सिक हो, वो मीटिंग टॉक्सिक हो, लेकिन वो अट्रैक्ट उन्हीं की तरफ होती है। अब जब मैंने ये देखा ना, उसकी एंगेजमेंट देखी, तो मेरे मन में उसी टाइम आ गया था, 3 महीने पहले का है ये, 3 महीने से मैंने ये टॉपिक नोट डाउन करके रखा हुआ था, पर मेरे को भी डॉट्स कनेक्ट करने में टाइम लग रहा था। और पर मुझे था कि मैं इस पर जरूर एक दिन बोलूँगा। ऐसे ही एक बंदा भी बीच में मेरे को मिला जो उसकी 3 साल से 4 साल से ना वो एक लड़की के पीछे था। पीछे मतलब उसको पसंद करता था, वो चाहता था कि फ्यूचर इसी के साथ हो, लेकिन वो लड़की कभी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देती थी, जबकि उसको पता था कि ये है, ऐसा कुछ है। वो अच्छे दोस्त भी थे और वो उसके सामने बाकी लड़के जो उसे कभी रैंडमली उस लड़की को शादी में मिल गए या फिर उसको कहीं इंस्टाग्राम पे मिल गए, अच्छी प्रोफाइल थी, कूल डूड थे, बड़े हैंडसम टाइप, उनको अपॉर्चुनिटी वो लड़की दे देती थी उसी लड़के के सामने जो उसके साथ वो 3 साल से दोस्ती में है। काइंड ऑफ फ्रेंड जोन जो चीज़ होती है। और उस लड़के का भी यही कहना था कि भाई ऐसा ही होता है, हम नाइस ह्यूमन बीइंग्स हैं। एटलीस्ट चलो मैं नाइस नहीं, उस लड़के का ये कहना था, मैं कॉन्वर्सेशन उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अगर हम एटलीस्ट चलो मान लो हम नाइस ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, तो ये तो मैं श्योर हूँ कि मैं उस लड़की के लिए तो बहुत नाइस ह्यूमन बीइंग था, हर चीज़ के लिए तैयार रहता था। तो वो उस बंदे का कहना था। और वो बंदा चाहे झूठ बोल रहा हो, चाहे सच बोल रहा हो, चाहे उसकी कहानी कुछ और हो अंदर, पर ये हमें पता है कि सोसाइटी में हमारे जो ये पूरा सर्कल है, कॉलेज सोसाइटी है, इसमें बहुत ऐसे लड़के हैं जो नाइस ह्यूमन बीइंग है पर उनको चांसेस नहीं मिलेंगे। पर क्यों? इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है क्योंकि मेरे को इस ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में एक्चुअली काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा था। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सबको पता होना चाहिए भाई, इनफैक्ट ये स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। क्यों? अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो, पहली चीज़ आती है इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कि ऐसा अगर है तो क्यों है। अगर लड़कियां टॉक्सिक लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो भाई होती क्यों है? नाइस ह्यूमन बीइंग्स तो प्राइम चॉइस होने चाहिए ना, पर नहीं है, क्यों? पहले इस चीज़ को समझने के लिए ना पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या सच में ये ट्रू है या फिर ये सिर्फ एक ओपिनियन है जो बस बहुत वायरल हो चुका है। तो इसकी सच्चाई ये है कि ये पार्शियली एक्चुअली ट्रू है, अनफॉर्चुनेटली, पर ये है। यूजुअली फीमेल्स जो है वो टॉक्सिक ट्रेट्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इस पर स्टडीज़ भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सिंपल हैं यार, बहुत। अगर आप अपने आंखों की पिक्चर को जूम आउट करके देखोगे तो आपको सोसाइटी में ही दिख जाएंगे यार। कबीर सिंह जैसी पिक्चर जो है ना, वो क्यों इतनी चलती है? मतलब उसमें जो बंदा है शाहिद कपूर जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो उसमें वो बंदा मतलब ना तो प्रीति के बाप से वो तमीज़ से बात करता, अल्कोहल वो पी रहा है, स्मोकिंग वो कर रहा है, लड़ाई झगड़े वो कर रहा है, उसका गुस्सा यानी कि उसका टेम्पर जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो हाथ उठा रहा है, ठीक है, और लड़ाई झगड़े कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो भी गलत हो सकता, सब कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और फिर भी प्रीति को उससे बहुत बढ़िया प्यार हो रहा है। अब आप कहोगे कि यार ये तो पिक्चर है, फिल्म मेकर ने बनाई है, भाई ये तो फिल्म मेकर की चॉइस है, वो ऐसे बनाता है। नहीं, फिल्म मेकर की चॉइस है बनाना, उस फिल्म का चलना चॉइस होती है ह्यूमंस की, जो हम लोग हैं। और अगर ह्यूमंस उसको पसंद करेंगे तभी वो फिल्म चलेगी। इसका मतलब ह्यूमंस उससे कनेक्ट कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स ने ये भी कोशिश करी है बहुत बार कि कोई बैड एस कैरेक्टर उठा लो लड़कियों का, और लड़की जो है वो टॉक्सिक है, लड़का जो है वो ओके है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ऐसी भी कोशिश करी गई है और ऐसी बहुत सारी कुछ फिल्म्स होंगी भी, लेकिन वो इतनी तगड़ी कभी नहीं चलेंगी जैसे कबीर सिंह या इस लेवल की। यार हर फिल्म में गैंगस्टर से ही प्यार होता है ना लड़की को, आप समझो इस बात को। दूसरी एनिमल देख लो यार, एनिमल के टाइम पे बहुत बवाल हुआ था ना कि भाई ये तो कितने मिसोजिनिस्ट हैं और ये लड़कियों का सम्मान नहीं करते, क्या दिखाया क्या नहीं। आप चौंक जाओगे इस बात को जान के कि उस टाइम में मैं ये फील कर रहा था भाई कि बहुत सारी गिनती ऑफ फीमेल्स ऐसी हैं जो यही देखना चाहती हैं, और आप भरोसा नहीं करोगे इस बात का। अच्छा चलो ठीक है, एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जांपल देता हूँ। 50 शेड्स ऑफ ग्रे और 365 डेज, ये 2 फिल्म्स हैं, ठीक है, बहुत चली हैं, ये अच्छी खासे लेवल पे चली हैं, और इसकी कोई स्टोरी लाइन या कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ बहुत बड़ा भाई इंसेप्शन लेवल का कुछ अंदर हो रहा है, साई-फाई थ्रिलर कुछ हो रहा है। क्यों चली हैं ये? कौन लड़के देख रहे हैं इनको? भाई साहब आप भरोसा नहीं करोगे, ये 2 जो फिल्म्स हैं ना, ये नॉवेल्स पे बेस्ड हैं, ये ओरिजिनली नॉवेल्स हैं, और उस नॉवल की कैटेगरी को बोलते हैं डार्क रोमांस। डार्क रोमांस मतलब जिसमें लड़का जो है वो हद्दी लेवल का टॉक्सिक डोमिनेंट, जो बैड क्वालिटी सो फार आप ढूंढ सकते हो ना, उनमें से मेजर
उनमें से बड़ी बड़ी बैड क्वालिटीज उस बंदे के अंदर होंगी। यही डार्क रोमांस में होता है। बस एक सडल वो होता है कि बस किसी तरीके से लड़की उसको सुधार देती है, लड़की उसको बढ़िया कर लेती है, कुछ ऐसा डार्क रोमांस में दिखा देते हैं। और वो 95% या 92% के आसपास की फिगर है कि डार्क रोमांस की जो नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, वो फीमेल्स पढ़ती हैं। और ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे और ये जो 365 डेज है, ये उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी जो व्यूअरशिप है वो कहाँ से आती होगी आप इमेजिन कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ताज्जुब मानने वाली बात यह है कि मर्द समाज या मेल लोगों को पता ही नहीं होता इस बारे में, स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल पता नहीं होता। चाहे आप कोशिश करके देख लेना अपने आसपास बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनके ऐसे पूछना कि आपको कौन किस चीज़ का एडिक्शन है, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे लड़कों के भी गंदे एडिक्शन होते हैं, मैं यहाँ किसी मेल फीमेल का कोई बंटवारा नहीं कर रहा हूँ, एडिक्शंस होते हैं दोनों के। तो ये डार्क रोमांस वाला जो एडिक्शन होता है ना फीमेल्स का, वो मर्द को पता भी नहीं है, मर्द समाज को बहुत वो पता नहीं है। पर अभी आप सुनते जाओ, अभी सुनना कहानी। तो ये बात तो एक्चुअली है कि टॉक्सिक ट्रेट से लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। पर सवाल ये आता है कि भाई क्यों होती हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना देखिए, हम जो ह्यूमंस है ना, हम इस धरती के क्रिएशन में आते हैं, ठीक है। क्रिएटर ने ये दुनिया बनाई। अब जब वो दुनिया बना रहा था ना, तो उसका एक ही बेसिक रूल था। मेरा पर्टिकुलरली हार्ड वायर्ड बिलीफ है ये, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च करी है, मेहनत करी है, सब कुछ करा कि रूल ये है इवोल्यूशन। इस धरती पे जो भी कुछ होता है वो सब कुछ इवोल्यूशन के लिए होता है। मतलब धरती आगे चलते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, चलता रहता है वो। कभी इस धरती पे लावा तैरते थे, जैसे आज पानी के समुद्र है वैसे लावा होते थे, पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ ये सारी चीज़ें। हमारे जहाँ हम खड़ा हूँ ना मैं आज, हो सकता है यहाँ पे भी लावा तैर रहा हो किसी टाइम पे, उससे हम यहाँ तक आए हैं। तो जो क्रिएटर है जिसने ये दुनिया बनाई, मेरी ये थ्योरी है कि उसने दुनिया बनाई ठीक, और वो देखना चाहता था कि उसकी जो क्रिएशन है वो किस लिमिट को क्रॉस कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है। उसने ग्रेविटी बनाई, टाइम बनाया, प्लैनेट्स बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन ये सब कुछ एक कोड है। मतलब सब कुछ वैसे ही बिहेव करता है जैसे लिखा गया है, उसके अराउंड वो इधर उधर डेविएट बिल्कुल नहीं करता। फिर प्रोबेबली उसने प्लांट्स बनाए, फॉरेस्ट, प्लांट्स, ट्रीज, लेकिन इनके भी जो सिस्टम है ना, ये लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग नहीं है। पत्थर की तरह, हवा की तरह, ग्रेविटी की तरह, इन सारी चीज़ों की तरह ये लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन फिर भी प्लांट्स सिर्फ वही करते हैं जो वो कोड में लिखा हुआ है, जो उनके लिए करना उनको है। फिर वहां से जन्म हुआ एनिमल्स का। मुझे लगता है पहले एनिमल्स आए, फिर हम आए। एनिमल्स का जन्म हुआ क्यों? क्योंकि एनिमल्स का जो ब्रेन है ना वो छोटा होता है, और क्रिएटर ने ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करा कि भाई अब न्यूरॉन्स बना के देखता हूँ, नर्व सेल्स बना के देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। उनके अंदर कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स नहीं होती। कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स मतलब एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। हम ह्यूमंस के ब्रेन थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर आए ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस के टाइम पे क्रिएटर को ये समझ में आ गया, या फिर क्रिएटर ने एक नई चीज़ का इंट्रोडक्शन करा, वो थे हॉर्मोन्स, या फिर आप यूँ मान लो न्यूरॉन्स, हॉर्मोन्स और नर्व सेल्स, जो हमारे ब्रेन का एक मेजर हिस्सा है ना, वो स्ट्रक्चर। हॉर्मोन्स की फ्लो की वजह से ही हम चीज़ें फील करते हैं, जो कि प्रोबेबली शायद प्लांट्स नहीं करते, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो क्रिएटर ने जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी वो हॉर्मोन्स करे। हॉर्मोन्स कौन कौन से? जैसे मान लो आप एक पेरेंट हो, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सब सेटल हो गए, आपको सेरोटोनिन फील होगा। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, वो बहेगा और आपको बड़ा पीस में फील होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सही कर लिया, मैं जिंदगी सुकून में जी रहा हूँ। ऐसे ही डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों की वजह से फ्लो करते हैं और आपको अच्छा फील होता है या गंदा फील होता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं। पर प्रॉब्लम ये आई क्रिएटर को कि ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो तब बहते हैं जब इंसान जो है एक टास्क को कर दे। मैं अगर भिखारी की हेल्प कर दूं, उसके बाद मेरे को अच्छा फील होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। या फिर मैं अपने बच्चों को जो है पढ़ा लिखा के बढ़िया कर दूंगा सालों की मेहनत के बाद में, तब मेरा सेरोटोनिन जो है वो पीक लेवल पे रिलीज होगा और मैं अच्छा फील करूंगा। लेकिन ये दिक्कत ये आई क्रिएटर को कि भाई ये तो सब टास्क होने के बाद के हार्मोन्स है ना, उससे पहले इंसान क्यों करेगा? उसको उससे पहले तो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। टास्क से पहले उसके दिमाग तो ब्लैंक है, उसको पता ही नहीं है टास्क करने की वजह से वो हार्मोन रिलीज होता है। यहां से जन्म हुआ एक सबसे गॉड फादर ऑफ हार्मोन्स का, डोपामीन। वैसे डोपामीन जो है वो सिर्फ हार्मोन नहीं है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, पर वो टेक्निकल में नहीं जाते आप। डोपामीन, ठीक है, ऐसे ही कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, पर हम डोपामाइन पे रहेंगे क्योंकि यही है गॉड फादर। डोपामीन जो है वो एक्चुअली टास्क होने के बाद रिलीज नहीं होता, वो पहले रिलीज होता है। इसीलिए अगर आपको पता हो कि रात को मैं तो शादी में जाऊंगा, शादी का खाना खाऊंगा और मेरी फेवरेट चीज़ खाऊंगा, तो आपका हार्मोन सुबह से ही रिलीज हो रहा है। या फिर आपका हार्मोन जो है वो शादी में जाने से पहले पीक पे पहुंच जाएगा, जबकि आपने खाया ही नहीं है अभी तक। वो डोपामाइन ही है, क्रिएटर की वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी या इन्वेंशन। अब ये डोपामाइन आया जो इंसान को ये बताएगा कि भाई तू अगर खाना खाएगा तो तुझे वो सेरोटोनिन रिलीज होगा जो तुझे अच्छी फीलिंग कराएगा, तो तू खाना खा। तो डोपामाइन बेसिकली जो है वो मोटिवेशन पर्पस के लिए है, और मोस्टली इन्हीं हार्मोन्स ने ह्यूमन के
हिसाब से इवोल्यूशन के पिलर बने, ये मेन खंबे। क्यों? क्योंकि जब आदि मानव का टाइम था ना, उन्होंने जब पहली बार जब किसी मांस को भून के खाया होगा, आग लगाई होगी पत्थर से पत्थर रगड़ने के बाद में, तो उस टाइम डोपामीन क्या कर रहा था? उन्होंने खाया उसको पका के, उससे पहले ऐसे ही खाया। जब उन्होंने खाया तो उन्हें रिलैक्स्ड फीलिंग आई, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ या सेरोटोनिन रिलीज हुआ, जो भी हार्मोन, वो आप बताना कमेंट्स में। हार्मोन रिलीज हुआ और उन्हें अच्छा फील हुआ, फुलफिल्ड फील हुआ, अच्छी एनर्जी आई, सब कुछ फील हुआ। अब ये जो टास्क होने के बाद के हार्मोन्स हैं, ये एक फीडबैक भेजेंगे डोपामाइन को कि भाई मजा आ गया, ये चीज़ तुझे करनी है क्योंकि ये ज़रूरी है इस इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए। और डोपामाइन को ये फीडबैक मिल गया, ठीक है ये करना है मुझे, ठीक है अगली बार जो है इसको मैं फूड का, जैसे ही थोड़ा तुम्हारे पेट में जगह खत्म हो जाएगी तो मैं इसको मोटिवेट कर दूंगा फूड के लिए, क्योंकि इसको बढ़िया फील होगा फूड के बाद। तो डोपामाइन का जो काम है वो पहले का है, टास्क से पहले का। और ऐसे जो फूड पका के खाने वाला काम है ना, ऐसे लाखों करोड़ों, ये भी कम बोल दिया, ऐसे करोड़ों के करोड़ों काम करने की वजह से ह्यूमन जो है वो उसका इवोल्यूशन होता चला गया। डोपामाइन और बाकी जो टास्क के बाद के हार्मोन्स हैं उनका फीडबैक लूप के बेसिस पे हम आगे बढ़ते चले गए। यहीं से जन्म हुआ मेल और फीमेल्स के बेसिक इंस्टिंक्टिव लेवल, सबकॉन्शियस लेवल की चाह का। चाह क्या? बार बार जब इन हार्मोन्स से फीडबैक मिला और डोपामाइन ने वही एक्टिविटीज करी तो उनके दिमाग में कुछ चीजें जो है वो डीप इनसाइड द ब्रेन घुस गई। जैसे क्या? जैसे ये कि जब एक मेल होता है वो जब अपने लिए एक लड़की ढूंढता है तो वो किस चीजों को प्रायोरिटी देता है। आज के टाइम पे मैं बताता हूँ आपको, लुक्स, हेल्दी बॉडी, फीमेल बॉडी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसका बच्चा होगा, वो भी तो तभी हेल्दी होगा। लुक्स क्यों? क्योंकि उसके बच्चे के लुक्स भी बढ़िया होंगे और लुक्स चाहिए उसको। तीसरा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि जो मर्द है ना वो हमेशा से लंबे लंबे वॉर्स लड़ते आए हैं, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते आए हैं। फीमेल्स यूजुअली ट्रैवल नहीं करती थी, वो घरों में रहती थी। अब ट्रैवल तुम इतनी दूर कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, वॉर्स लड़ रहे हो, पता नहीं जियोगे नहीं जियोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप फैमिली में ये चाहते हो कि घर जब आऊँ तो सुकून मिले, घर आने के बाद में कोई चिक चिक नहीं होनी चाहिए, सुकून मिले, पीस फील करूँ, बच्चों के साथ खेलूँ, और अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बच्चे जो है उनका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। इसीलिए मेरी फीमेल जो है वो भी स्टेबल हो दिमाग से और मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करती हो, वो दुनिया के इस मोह माया में ना भागे, बच्चों की तरफ फोकस करे। इसीलिए आज के टाइम तक भी चाहे वो एक मर्द के माँ बाप हो मेल के, चाहे मर्द खुद हो, वो प्रीफर यही करता है कि जब उसे शादी करनी हो तो लड़की जो है वो सुंदर हो, सुशील हो, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करे, उसके माँ बाप की रेस्पेक्ट करे, और ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं। अब एक बात बताओ, इन सारी चीज़ों में क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जो एथिकली हर चीज़ सही है? सामने वाली लड़की के लुक्स के बेसिस पे उसको जज करना सही है? अगर कोई लड़की बहुत हेल्दी नहीं है, ओके ईश है, तो क्या उसके बेसिस पे जज करना उसको सही है? वो सिर्फ घर पे रहे और फिर खाना वाना बनाए और सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखे, क्या ये सही है? ये एक्सपेक्ट कर पाना मोरल, क्या ये मोरली सही है? किसी इंसान को उसकी फ्रीडम को बांध देना, अब ये सही है नहीं है वो आपकी चॉइस है। अभी आप सुनते जाओ। ऐसे ही जो चीज़ हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई वो ये थी कि जब मेल्स के भी ये पर्टिकुलर चॉइसेस होती है ना, जो हमारे डीप ब्रेन में घुस चुकी हैं डोपामीन और बाकी हार्मोन्स के फीडबैक लूप की वजह से, ऐसे ही फीमेल्स के लिए भी कुछ है। और वो सबसे ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड होता है सिर्फ एक वर्ड से, एक वर्ड नहीं दो वर्ड से, पर एक पर्टिकुलर टर्म से, और उसका नाम है हाई वैल्यू। हाई वैल्यू मतलब पिछले हजारों सालों में लड़कियों के लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करी है और वो है हाई वैल्यू। जब भी उन्हें कोई लड़का अपनी मैरिज के लिए, रिलेशन के लिए चूज करना पड़ा तो सबसे बड़ी चॉइस थी हाई वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब क्या है? हाई वैल्यू में 5-6 चीज़ें आती हैं। जैसे पहला आता है लुक्स, दूसरा पर्सनैलिटी। लुक्स और पर्सनैलिटी सेम नहीं होते। एक इंसान कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है वो कॉन्फिडेंस है, चाहे उसके लुक्स अच्छे ना हो या लुक्स जैसे भी हो। तीसरा करियर एंड फ्यूचर। चौथा मनी, पैसा या फाइनेंशियल्स। पांचवा जो आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं समझ पाते लोग, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। जो लड़के के टर्म्स में स्टेबिलिटी है वो लड़कियों की टर्म्स में इमोशनल डेप्थ है। अब यहां से कहानी समझना बहुत सिंपल। ये जो 5-6 फैक्टर्स है ना, हम 5 ही ले लेते हैं सिर्फ। इन 5 फैक्टर्स के स्कोर के बेसिस पे एक स्कोर निकल के आता है जो कि वर्चुअल है, और वहां से डिसाइड होता है कि किसी एक मेल की जो वैल्यू है वो कितनी हाई है। और यूजुअली फीमेल्स उस हाई वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही लड़कों को चूज करती है कि वो किसके साथ रिलेशन में जाएंगी, किसके साथ नहीं जाएंगी। इसीलिए जिनकी उम्र ज्यादा होती है फीमेल्स की, 30, 32, 34, 35, वो जो हाई वैल्यू का स्कोर तैयार करती है उसमें लुक्स को बहुत पीछे कर देती है, फ्यूचर एंड करियर को आगे, मनी को भी आगे, और बाकी सारी चीजों को पीछे। पर वो रहती हैं, वो स्कोर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा फीमेल्स यंग होती हैं उस हिसाब से ही लुक्स आगे आ जाते हैं, और लुक्स से भी आगे जो आता है ना वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आता है।
मतलब उसके बराबर तक में आ जाता है, और करियर, फ्यूचर करियर और जो मनी है वो काफ़ी पीछे चला जाता है। अब इसमें मनी, पर्सनैलिटी, ये सब समझना तो आसान है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्या है इस चीज़ को समझना। जब मर्दों का या मेल ने दुनिया भर के वॉर्स में वो गए, दुनिया भर की चीज़ें करी, में बाहर जो घर के बाहर होती थी, और उनका दिमाग पे जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी घर पे आके, उन्हें पीसफुल माहौल चाहिए था। लेकिन फीमेल्स के लिए उस टाइम लाइफ क्या थी? सिर्फ फैमिली में रहना, सिर्फ एक घर में रहना, या ज़्यादा से ज़्यादा एक मोहल्ले में रहना, या ज़्यादा उससे भी बड़ा होके तो मोहल्ले का भी थोड़ा सा एक शहर में वो घूम सकती हैं। आज से 50 साल पहले भी सिर्फ यही अलाउंसेस थी। अब यहाँ पे आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, डोपामाइन टास्क से पहले आता है, टास्क के बाद बाकी सारे हार्मोन्स आते हैं। प्रॉब्लम बहुत मेजर क्या हुई कि ये मेरी थ्योरी है, पर ये टेक्निकली होता ऐसे ही है, बस थ्योरी में बताता हूँ कैसे। डोपामाइन और बाकी जो हार्मोन्स हैं, इनकी आपस की ही गद्दी जो होती है ना, राजा की गद्दी, उसकी लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ये कि जो सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स होते हैं ना, कि भाई तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, सेटल कर दिया, अब तुम बॉस पीस में हो, ये लंबा चलता है, ये सालों साल तक आपको खुशी देता रहेगा। इसकी अमाउंट ऊपर नीचे भले ही हो सकती है, पर सालों साल तक पेरेंट्स जो है वो अच्छा ही फील करते रहते हैं, ठीक है। डोपामाइन जो है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है अगर इंसान जो है वो बहुत लंबे टाइम तक अच्छा फील करे। जो इंसान अंदर से कंटेंट है, खुश है, वो डोपामाइन की तरफ क्यों भागेगा? मतलब उसकी जो मोटिवेशन है, चाह है बाकी चीजें करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। उसको हमेशा ये हुआ कि भाई मैं तो तभी आ पाऊंगा जब ये बाकी जो टास्क करने के बाद के हार्मोन्स हैं ये थोड़ा कम टाइम लेना शुरू करे। और वहीं से डोपामाइन जो है ना, उसने माल फंक्शनिंग शुरू कर दी। मतलब जो जिस काम के लिए क्रिएटर ने उसको एवोल्यूशन के लिए बनाया था, उसने उसको ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। कैसे? आप फोन उठाते हो, डोपामाइन आपको मोटिवेट करता है, देख भाई रील्स, मजा आएगा। आता तो नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट होकर ही उस फोन को वापस रखते हो। डोपामाइन मोटिवेट करता है कि भाई तेरे को रील देख के मजा आएगा, देख। लेकिन टास्क यानी रील चलाने के बाद में जो सेरोटोनिन या बाकी हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए थे, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, पीस फील कराते हैं, कंटेंट फील कराते हैं, वो तो है ही नहीं, वो आए ही नहीं, क्योंकि वो टास्क ही झूठा था और वो डोपामाइन ने गलत मोटिवेट किया गया। इसी को ही रिलीजियस टर्म्स में बोल देते हैं कि शैतान उसके दिमाग पे बैठ गया है, शैतान ही उसके पीछे है। हर कैटेगरी, नशा करना, एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, रील चलाना, पोर्न देखना, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं। अब ये मत समझना भाई मैं कोई संत आदमी हूँ, मैं खुद इस सारे सिस्टम का पार्ट ही हूँ। ये सारी चीजें जो भी हम गलत करते हैं ना, वो जो हमें नहीं करनी चाहिए, उन्हें डोपामाइन ही एक्चुअली रूल कर रहा है, क्योंकि वो बाकी हार्मोन्स को स्पेस नहीं देना चाहता, या उनका रिलीज हो तो शॉर्ट टर्म हो, ज्यादा टर्म होएगा तो मेरा सर्वाइवल खतरे में है। आज के टाइम पे डोपामाइन जैसे हार्मोन्स ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है, जो टास्क करने से पहले रिलीज होते हैं। उसमें मेल या फीमेल की गलतियां नहीं है, दोनों ही परेशान हैं। ये जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स थे कि सुंदर लड़की, क्या शादी के बाद लड़के जो है वो सुंदर लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? क्या शादी के बाद लड़के जो है वो चीटिंग नहीं करते? क्या शादी के बाद बहुत सारे लड़के जो है वो लड़कियों की पढ़ाइयां नहीं छुड़वा देते? ये सच नहीं है क्या सोसाइटी का? होता है क्यों? क्योंकि डोपामाइन, उसकी मैनिपुलेशंस। वहीं लड़कियों के लिए हाई वैल्यू वॉज इंपॉर्टेंट। जब भाई तुम्हें हजारों साल तक ये बताया जाएगा कि भाई वो लड़का ही सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए, जो जिसका करियर बढ़िया हो, जो मेहनती हो, और जिसके लुक्स भी ठीक हो, क्योंकि बच्चे के लुक्स भी तो वहीं से आएंगे ना फिर एक तरीके से। अब ये जो पर्टिकुलर दो फ्रेगमेंट्स है ना, कि लड़का अच्छी सुंदर लड़की ढूंढना चाहता है जो घर पे रहे, उसका ध्यान रखे, लड़की जो है वो ऐसा लड़का देखना चाहती है जो पैसा ज्यादा कमाता हो, ये पीछे से आ रहा है। लेकिन इनको हाईजैक या मैनिपुलेट कौन कर रहा है? डोपामाइन। क्योंकि इनको तोड़ के बाहर आया जा सकता है, और बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन आती है, पर सब नहीं आ पाते। और जिस तरीके से जो मेल है उसको डोपामाइन मैनिपुलेट करता है कि तू सुंदर लड़की ढूंढ, तू जिंदगी भर खुश रहेगा। खुशी का सुंदर लड़की से या सिर्फ लुक्स पे का कोई रिलेशन नहीं है, पर डोपामाइन उसी चीज के लिए मोटिवेट करता है। ऐसे ही लड़कियों के लिए, लड़कियों की इमोशनल डेप्थ को फील कर पाना, उसके लिए वो डोपामाइन उनको मैनिपुलेट करता है कि जो लड़का थोड़ा टॉक्सिक है। टॉक्सिक लड़कों की एक और यूजुअल प्रॉब्लम होती है कि वो कॉन्फिडेंट भी होता है, और डोपामाइन की ये मैनिपुलेशन है कि जो लड़का टॉक्सिक है, कूल डूड है, सिगरेट फूक रहा है, ये सब कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। यानी कि वो जिंदगी में जो है इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने या तो कुछ कर लिया है या फिर वो फ्यूचर में बहुत तगड़ा कुछ करेगा। तो हो सकता है कि मैं थोड़ी सफरिंग्स फेस करूंगी, लेकिन इसको सुधार दूंगी और मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। रियल लाइफ में ये होता नहीं है, लेकिन यही तो डोपामाइन की मैनिपुलेशन है। अब अगर किसी मेल को ये लगता हो ना कि डोपामाइन की मैनिपुलेशन जो है उसको तोड़ना आसान है, तो भाई सिगरेट छोड़ना आसान क्यों नहीं है? दारू छोड़ना आसान क्यों नहीं है? आपने कभी किसी लड़की का नाम सुना है ये वो उसने अपना पूरा बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया उस लड़की ने जुआ खेल खेल के? हो सकता है एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, पर नहीं मिलते। लड़कियां जुआरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहां आपका एडिक्शन जो है ना वो घर के बाहर करने वाली चीजों से आता है। डोपामाइन हिट वॉर लड़ने से, स्पोर्ट्स खेलने से, बॉक्सिंग देखने से, पबजी खेलने से, क्रिकेट खेलने से। वहीं लड़कियों का जो डोपामाइन हिट है ना, जो डोपामाइन मैनिपुलेशन है, वो
रिलेशनशिप रोमांस के थ्रू आता है, इसीलिए वो डार्क रोमांस में फीमेल्स की गिनती बहुत हाई मिलती है। दोनों ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम दोनों जो हैं वो डोपामाइन के मैनिपुलेशन का शिकार हैं। उसी को ही रिलीजियस लैंग्वेज में जो मोंक होते हैं वो इस डोपामाइन को ही तो हरा देते हैं। वो डोपामाइन के मोटिवेशन के हिसाब से काम नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना कि वो खाना नहीं खाते या वो किसी की हेल्प नहीं करते, लेकिन वो डोपामाइन की मोटिवेशन जो है ना, मैनिपुलेशन, कि भाई रील देख मजा आएगा, उसको वो ईजिली कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो डियर गाइज, मेल्स एंड फीमेल्स, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो। सूडो फेमिनिस्ट, सूडो मेल फेमिनिस्ट, जो भी इसका टर्म होता होगा, इनकी बातों में नहीं आना है। वो सो कॉल्ड रिलेशनशिप एक्सपर्ट जो होता है ना, जो रील बनाए जा रहे हैं सिर्फ आपके, वो भी डोपामाइन मैनिपुलेशन का हिस्सा है। आपका डोपामाइन कहेगा कि तू रील पे जाके किसी की रिलेशनशिप एडवाइस ले ले, उसकी अगर मैं 10 वीडियो उठा के एनालाइज कर लूँ ना, तो 10 में से 2 वीडियो ऐसी आ जाएंगी जहाँ वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा बातों में। इसीलिए अपने बारे में रिसर्च करो, हम क्यों हैं ऐसे। इसी को ही तो बोलते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। होपफुली कमेंट्स में अच्छा डिस्कशन होगा। दैट्स इट।